आप लोग एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग में पहले लेक्चर में क्या पढ़े थे? पहले लेक्चर में आपने वैल्यूअर तक पढ़ लिया था कि वैल्यूअर क्या होता है, मूल्यांकक क्या होता है। ठीक है, आज उसी लेक्चर में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। तो चलिए आज सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैल्यूअर, हमने वैल्यूअर पढ़ लिया था कि वैल्यूअर क्या होते हैं। ठीक है, जो किसी भूमि या किसी ज़मीन की या किसी भी चीज़ का, मकान का जो आकलन करते हैं, जो अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये इतने तक रेट हो सकता है, वही क्या होते हैं, वैल्यूअर होते हैं। आज हम वैल्यूअर के गुण पढ़ाएंगे कि वैल्यूअर के गुण क्या क्या होते हैं, कि एक अच्छे वैल्यूअर की क्या निशानी होती है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, एक जो अच्छा वैल्यूअर होता है उसे प्राकलन आना चाहिए। प्राकलन मतलब एस्टिमेटिंग आनी चाहिए। जो हम आगे लेक्चर में हम लोग प्राकलन एंड लागत के बारे में पढ़ेंगे, प्राकलन एंड लागत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं प्राकलन एंड लागत। ठीक है, ये पूरा ये चैप्टर ही है, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन हम यहाँ जान लेते हैं कि जो वैल्यूअर होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। पहला तो उन्हें प्राकलन एंड लागत आना चाहिए, तथा दूसरा क्या, सर्वेक्षण तथा तलक्षण, मतलब सर्वेक्षण के सारे गुण आने चाहिए। ठीक है, नगरों का आयोजन, अभिकल्पन तथा निर्माण, नगरों का आयोजन कैसे किया जाता है, नगरें कैसे बनती हैं, अभिकल्पन उसका कैसे कर सकते हैं, उसका निर्माण भी। भवनों की संरचना का आयोजन, नेक्स्ट है भवनों की संरचना का आयोजन। अगला है नगर पालिका का कर ढांचा। नगर पालिका का जो कर ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, टैक्स टैक्स संबंधित, मतलब कैसे नगर पालिका किसी किसी भी सर्विस के लिए पैसा लेती है। ठीक है, जो टैक्स लेती है उसका रूप क्या क्या है, उसको समझ में आना चाहिए। किराया कानून, किसी भी रूम को अगर रेंट पे दे रहे हैं या किसी भी चीज़ को किराए पे दे रहे हैं तो उससे संबंधित लॉ आने चाहिए, कानून आने चाहिए। भूमि अधिग्रहण एक्ट आना चाहिए। ये सब सारे कानून आने चाहिए। हम सारे के बारे में एक एक करके बाद में पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। बस यहाँ पे जान लीजिए वैल्यूअर की, अच्छा जो वैल्यूअर होता है उसके अंदर क्या क्या खासियत होती हैं। ठीक है, अगला जो है अग्नि बीमा तथा अन्य संपत्ति का अधिकार। उसके अगला है केंद्र तथा राज्य कर प्रणाली। ठीक है, केंद्र तथा राज्य की जो टैक्स जो केंद्र है, सेंट्रल में चाहे राज्य में जो टैक्सेस भरे जाते हैं, उनकी सारे प्रणाली उनको समझ में आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ठेका प्रक्रिया व नियम, कंट्रैक्ट देते हैं ना, तो कंट्रैक्ट की सारी प्रक्रिया हम लोग कंट्रैक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे भी, अगले एक चैप्टर ही पूरा ये है। तो ये ठेका प्रक्रिया एवं नियम के बारे में उसे समझ होना चाहिए। विवाचक अच्छा होना चाहिए। बाजार मुद्रा तथा ब्याज दरें वो समझने वाला हो कि मतलब कोई भी मार्केट वैल्यू, कोई भी चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है, उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट तक ले सकते हैं, इसकी समझ अच्छे से होनी चाहिए। भूमि तथा भवनों का अस्थाई महत्व तथा वर्तमान बाजार दरें। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई मार्केट है, ठीक है, उस मार्केट की के ज़मीन का रेट क्या चल रहा है, वहाँ पर जो रूम चाहे कोई भी चीज़ टेंडर या किराए पर, जो चीज़ किराए पर दिया जाता है उसका क्या रेट है, उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आख्या, रिपोर्ट लेखन इत्यादि, हर एक चीज़ का रिपोर्ट लिखना होता है, रिपोर्ट लेखन होता है। ठीक है, वो आना चाहिए। ठीक है, अगला जो है, ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। एक्चुअल में मूल्यांकन हम करते क्यों हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, देखिए, मूल्यांकन का जो पहला उद्देश्य होता है भवनों का क्रय विक्रय के लिए। ठीक है, भवनों के मूल्यांकन हम इसीलिए कर सकते हैं, किसी भी भवन या कोई भी वस्तु है उसको बेच सके या खरीद सके, अच्छे रेट पर बेच सके या खरीद सके। अगर मूल्यांकन किए नहीं रहेंगे तो हो सकता है सस्ते में बेच दें, हो सकता है ज़्यादा महंगा बोल दें जिससे जो कस्टमर है वो ना ले। ठीक है, तो अच्छे से मूल्यांकन करके हर एक चीज़ का रेट जान के उसको मूल्यांकन करके फिर उसको बेचना। ठीक है, दूसरा है भवनों को बंधन रखकर ऋण लेने के लिए। भवनों को बंधन रख के, एक मिनट रुक जाइए, भवनों भवनों का क्या करके बंधन रखकर ऋण लेने के लिए। ठीक है, कोई भी मान लीजिए, अगर कहने का मतलब ये है कि अब 1 लाख का भवन है तो कोई 50 लाख थोड़ी ना दे देगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि 10 लाख का कोई बिल्डिंग आपने बनाया है, अगर उस पर 50 लाख का लोन लेना चाहें तो 50 लाख का लोन थोड़ी ना मिल जाएगा। 1 लाख, अगर 10 लाख का भवन है तो 10 लाख से कम या 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख ही आपको मिल सकते हैं।
जो क्या बोलते हैं लोन है वो मिल सकता है, उससे अधिक नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ये है, अगला पॉइंट क्या है, संपत्ति कर आदि का निर्धारण के लिए जो संपत्ति है, संपत्ति कर, और देखिए कोई भी संपत्ति है, चल संपत्ति या अचल संपत्ति, सारे संपत्ति को जोड़ के ही कर जाता है, टैक्स जाता है। ठीक है, तो सबका अगर हमें क्या है मूल्यांकन नहीं मालूम रहेगा, सारे पैसे हम नहीं जोड़े रहेंगे, तो हो सकता है टैक्स अधिक पे करना पड़े। ठीक है, चाहे कम पे टैक्स में इधर उधर हो सकता है। ठीक है, अगला है भवन का मानक किराया निर्धारण के लिए। ठीक है, भवन के मानक किराया निर्धारण के लिए, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अनिवार्य अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा देने के लिए, अगला है ये टिक मार देते हैं। ठीक है, संपत्ति के बंटवारा करने के लिए, इसमें कोई दुराई नहीं है, संपत्ति का बंटवारा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी आधा, जैसे संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे दिए किसी को कम दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से उसका मूल्यांकन करके सारे का रेट निकाल के उधर उसे 50-50 में बांटा जाए। ये नहीं कि जैसे क्या है, क्या होता है, संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो ऐसा ना हो कि किसी को मार्केट की अच्छी ज़मीन जिसका अच्छा रेट है उसको दे दिया गया, और जिसको क्या है गांव का ज़मीन है जो सस्ते रेट पे है उसको दे दिया जाए। जैसे दो भाई हैं, दोनों के बीच अगर मान लीजिए संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, तो एक मार्केट में ज़मीन है एक गांव में ज़मीन है, तो एक भाई को क्या बोलते गाँव वाले ज़मीन दे दिया, एक भाई को क्या कर दिया मार्केट वाला ज़मीन दे दिया। ऐसा ये गलत है, ऐसे नहीं किया जाता है। पहले तो दोनों का रेट फिक्स करिए कि हाँ मार्केट वाली ज़मीन का क्या रेट है और क्या है गांव वाली ज़मीन का रेट क्या है, उस हिसाब से जब रेट फिक्स हो जाए तो उसको 50-50 में बांट के, रेट को 50-50 में बांट के उसके हिसाब से मार्केट की ज़मीन और गांव की ज़मीन को डिवाइड करके इक्वल इक्वल बांटा जाता है। ठीक है, संपत्ति का बंटवारा बिना मूल्यांकन के पॉसिबल नहीं है, अगर अच्छे से संपत्ति का बंटवारा हो तो। अगला क्या है, संपत्ति की बीमा करते समय, संपत्ति की बीमा करते समय आपका मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं तो बीमा क्या, संपत्ति का अगर जब तक हमें नहीं मालूम होगा कितने की संपत्ति है तो बीमा कैसे कराएंगे। बीमा कराने के लिए आपको संपत्ति टोटल आपका वैल्यूएशन मालूम होना चाहिए कि टोटल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे जो भी चीज़ हमारा है, जैसे मान लीजिए कार है या कोई बाइक है या जो भी कुछ है, उसी के हिसाब से ना बीमा होती है। संपत्ति जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा, उसका मूल्यांकन नहीं किए रहेंगे, तब तक कहाँ उस पर हो पाएगा। ठीक है, तो अगला है न्यायालय के मांग पर, न्यायालय के मांग पर आधार पर वसीयत इत्यादि से संबंध में। ठीक है, अगला पॉइंट है भूकंप बाढ़ आदि के अग्निकांड दंगा फसाद के कारण क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा निर्धारित करने में। भूकंप में मान लीजिए कई बार क्या होता है कि भूकंप आता है, बाढ़ आ जाता है, कई बार युद्ध युद्ध अगर छिड़ जाता है तो उसमें बहुत क्षतिग्रस्त होती हैं, बहुत सारी चीज़ें क्षतिग्रस्त होती हैं, तो उसका भी हम क्या करें मूल्यांकन कर सकें। इस मूल्यांकन का उद्देश्य यही है कि हम क्या करें, इन सब चीज़ का मूल्यांकन हम क्या करें कर सकें। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, नोट्स बनाते रहिए। खास इसमें देखिए इसमें कुछ था नहीं, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे टेक्निकल वर्ड, उसमें समझाने लायक चीज़ है, उसमें अच्छे से समझाते चलेंगे। इसमें उतना कुछ समझाने लायक नहीं था। जो ये वाला हिस्सा था मूल्यांकक के गुण, जो वैल्यूअर के गुण होते हैं, इसमें देखिए ये सब चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। प्राकलन एस्टिमेटिंग पढ़ना है, सर्वेक्षण भी सर्वे भी पढ़ना है, नगरों का आयोजन, ये तो नॉर्मल है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, किराया कानून के बारे में भी पढ़ना है, भूमि अधिग्रहण एक्ट भी पढ़ना है, ठेका प्रक्रिया का नियम पढ़ना है। तो अगर ये सब पॉइंट अगर नहीं समझ में आए हैं तो इसको अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हम चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। और अभी के लिए बाकी जो नॉर्मल वर्ड है उसको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर ना उसके बाद बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, फिर हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।